चलो अब ईजीएम बच्चे हमने ये तो पढ़ लिया था कि ईजीएम कौन बुला सकता है, या तो डायरेक्टर्स बुला सकते हैं या फिर कौन बुला सकता है, शेयर। अगर डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाया शेयर होल्डर से कहने पे तो शेयर होल्डर कहेंगे ठीक है साइड हम अपने आप बना करते हैं, ठीक है ना, यानी कि हटा सावन की घटा और हम अपनी मीटिंग अपने आप बुलाएंगे। दोनों ऑप्शंस जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखो हम ये कहते हैं कि भाई चाहे शेयर होल्डर्स ने खुद बुलाई मीटिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुलाई, बट अगर देखा जाए तो मीटिंग तो मीटिंग ही है, जनरल मीटिंग है, वही सारे शेयर होल्डर्स को बुलाओगे। चाहे जैसे सपोज करो किसी कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, हमें एक मिनिमम कितने शेयर होल्डर्स चाहिए, 110 चाहिए, हमने कहा 10 शेयर होल्डर। ये चाहते हैं कि जी कंपनी में क्या हो, ईजीएम हो, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो जी, ठीक है, ये बुला सकते हैं क्योंकि ये 1/10 हो गए, ठीक है, और हर मेंबर के पास मैं मान के चल रही हूँ कि 100 शेयर है तो 1/10 हो गई है, ठीक है जी। लेकिन जब ये मीटिंग बुलाएंगे तो खाली ये 10 ही आएंगे या ये बाकी 90 को भी बुलाएंगे, बाकी 90 को भी बुलाएंगे। मीटिंग तो सभी की है, चाहे लीडर ये है, इनिशिएटिव ये ले रहे हैं बुलाने के लिए, लेकिन मीटिंग तो किसकी है, इन सबकी है, ठीक है ना। तो अब ये जो 10 शेयर होल्डर्स हैं ये क्या इशू करेंगे सबको, नोटिस कि भैया हमारी मीटिंग है इस दिन, आ जाओ पधारो, ठीक है, खर्चा पानी भी करेंगे जैसे मैंने बताया था, वेन्यू बुक करेंगे, सबके अरेंजमेंट करेंगे सबके लिए। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये जो ईजीएम इसमें भी 2-3 चीजें आती हैं। अब इस ईजीएम में ये कितने बजे हो सकती है, क्या टाइम और प्लेस रहेगा, हाँ जी, इन्होंने कहा अरे हम सारे शेयर होल्डर जी तो हैं, रात को करते हैं आराम से, लेट नाइट पार्टी, हाँ जी, 9 बजे शुरू करेंगे, 2-3 बजे तक चलेगा, नाइट आउट, हाँ हाँ जी बताओ, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी आपकी कैसे होगी, बिजनेस आवर्स में होगी, ये भी लेट नाइट नहीं होगी, बिजनेस आवर्स में होगी। और कहाँ पर होगी, हम कहते हैं यहाँ नहीं, वो एनुअल जनरल मीटिंग में था कि जिस स्टेट में आपका ऑफिस उसी स्टेट में मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हम कहते हैं आप कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट एनी प्लेस। हाँ आउट ऑफ इंडिया नहीं, आउट ऑफ इंडिया नहीं हो सकती, विद इन इंडिया होगी, ठीक है जी। आप हिंदुस्तानी कंपनी हो तो आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाकर ईजीएम कर सकते हो। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि मैम फॉरेन में जाके करेंगे, अब फॉरेन में एक तरीके की कंपनी जाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर सकती है। हम कहते हैं कि अगर कोई भी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, देखो कौन सी होती है होली ओन्ड सब्सिडरी, होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कैन हेल्ड ईजीएम आउटसाइड इंडिया, दिस इज आउटसाइड, ओएस जो लिखा है मैंने ये क्या लिखा है, आउटसाइड। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई अगर सपोज करो एक XYZ कंपनी है, XYZ लिमिटेड, ये कहां पर बनी है, कहां पर रजिस्टर्ड है, यूके में। कैसी कंपनी है ये, बाहर की कंपनी है। अब इस कंपनी की एक होली ओन्ड सब्सिडरी, होली ओन्ड सब्सिडरी यानी कि उस कंपनी का पूरा कंट्रोल किसके पास है, XYZ के पास है। तो एक PQR लिमिटेड है और इसकी 100% शेयर होल्डिंग किसके पास है, XYZ लिमिटेड के पास, ठीक है जी। तो PQR उसकी क्या हो गई, होली ओन्ड सब्सिडरी हो गई, यानी कि सब करता धरता सारा काम इसका PQR का कौन करता है, XYZ लिमिटेड करता। अब ये जो PQR लिमिटेड है ये इंडिया में, बात समझ में आ रही है। XYZ लिमिटेड जो है वो यूके की कंपनी है, उसने हिंदुस्तान में क्या बनाई है, अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी बनाई, बना सकती है लॉ के हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो PQR लिमिटेड है ये चाहती है कि हम अपनी मीटिंग यूके में करें, तो क्या PQR लिमिटेड अपनी मीटिंग यूके में कर सकती है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्यों 51% शेयर होल्ड हुआ तो 51% नहीं, wholly owned subsidiary. There is a difference between subsidiary and wholly owned subsidiary. Subsidiary के लिए तो आपको सिर्फ कितना परसेंटेज चाहिए? 51%. अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 51% होल्ड करती है तो वो क्या बन जाती है? सब्सिडरी. लेकिन wholly owned सब्सिडरी में क्या चाहिए? 100%. अब डिफरेंस समझ में आया? wholly owned सब्सिडरी एंड सब्सिडरी. तो मैं यहाँ पे सब्सिडरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे? wholly owned सब्सिडरी. बट अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल कंपनी हो, हिंदुस्तानी कंपनी हो, तो आपकी मीटिंग कहाँ होगी? हिंदुस्तान में ही होगी. अब वो मान्य तुम्हारा, तुम दिल्ली में बैठे हो, चलो जी गुजरात जाके मीटिंग करें, चलो जी कर्नाटका जाके मीटिंग करें, महाराष्ट्र में, मुंबई में जाके करें, गोवा में जाके मीटिंग करें, तुम कहीं पे भी जाके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, लेकिन विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. ठीक है, आगे चले. ये बात समझ में आती है? अच्छा, ये जो आपने 110 लिखा है ना, उसमें अगर मतलब 10 लोग हैं और 10 के शेयर 1 2 3 4 ऐसे हैं, वेटेज का भी ऐसा कुछ? बच्चे, मैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की तो बात ही नहीं कर रही, मैं तो इक्विटी शेयर्स का 110 मैंने तो यहाँ पे ले लिए ना कि हर व्यक्ति के पास 100 शेयर. सिंप्लीफाई करने के लिए आपको 110 इक्विटी शेयर का देखना है, नंबर ऑफ हेड्स नहीं गिनने हैं. अगर एक ही व्यक्ति के पास 15% की शेयर होल्डिंग है तो वो एक व्यक्ति काफी है ईजीएम बुलाने के लिए. ये तो मैंने करा दिया था पिछली क्लास में सारा, ये तो समझाया था मैंने सारा कि 110 का क्या मतलब है. ठीक है, हाँ जी, क्लियर है. तो पहला तो टाइम हो गया, मीटिंग कब होगी? बिजनेस आवर्स में. ये नहीं कि रात के 9 बजे शुरू करेंगे 2 बजे तक चलाएंगे, नहीं जी, कुछ नहीं है. ठीक है, किसी भी जगह पर कर सकते हो, बट विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया. लेकिन अगर कोई होली ओन सब्सिडरी है तो वो क्या कर सकती है? विदेश में जाकर भी मीटिंग कर सकती है. ये 2 बातें समझ में आई सबको? क्लियर है? अच्छा जी, अब इसमें आता है कि ये जो तुम्हारी ईजीएम है, क्या ये पब्लिक हॉलिडे वाले दिन हो सकती है? छब्बीस जनवरी वाले दिन? हाँ जी, नहीं. ये भी होगी किस दिन? वर्किंग डे. जो भी आपका वर्किंग डे होगा उसी दिन आपकी ईजीएम होगी. ये भी पब्लिक हॉलिडे वाले दिन नहीं. जो एजीएम में पढ़ा था ना एग्जैक्टली सेम यहाँ पे उसको क्या कर दोगे? अप्लाई कर दोगे. ठीक है, एक तो ये 3 पॉइंट्स है किसके? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के. अब यहाँ पे देखो एक चीज और आती है. नेक्स्ट सेक्शन देखो, सेक्शन 98 बता रही हूँ. ईजीएम का क्या सेक्शन था? लास्ट क्लास में शुरू किया था हमने. इमरजेंसी में किसको बुलाते हो? पुलिस को. और पुलिस का नंबर 100. तो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का भी नंबर क्या? 100. सेक्शन क्या है हमारा? 100. क्योंकि ये भी हम तब बुलाते जब हमें जरूरत पड़ती है. हो सकता है कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में हमने कभी ईजीएम बुलाई ना, तो रिक्वायरमेंट बेस्ड है. जरूरत है तो बुलाओ, नहीं है तो मत बुलाओ. वैसे पुलिस को तभी बुलाते हो जब रिक्वायरमेंट होती है. तो ना करने के लिए कुछ नहीं है, चलो 100 का नंबर डायल कर देते. करते हो कभी ऐसे? नहीं करते हो ना. तो सिमिलर केसेस विद दी एजीएम. हेलो, ठीक है जी. अब देखो सेक्शन 98. सेक्शन 98 क्या कहता है? सेक्शन 98 कहता है कि भाई अगर सपोज करो एक कंपनी है ABC लिमिटेड. अब डेडलॉक हो गया मैनेजमेंट में. मैनेजमेंट में डेडलॉक मैंने बताया था ना, इससे 6 डायरेक्टर हैं इस कंपनी के. ABCDEF. अब ABC एक तरफ हो गए, DEF एक तरफ हो गए. अब कोई डिसीजन ही नहीं हो रहा, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में डिसीजन कैसे होता है बताया मैंने तुम्हें, मेजॉरिटी से. भाई 5 डायरेक्टर है तो 3 एक तरफ हो जाए, या 6 है तो 4 एक तरफ हो जाए. अब यहाँ पे 3 एक तरफ और 3 एक तरफ. अभी तो क्या हो गया? डेडलॉक हो गया. भैया किसकी चलेगी? कोई भी मेजॉरिटी में नहीं है. अब यहाँ पे तो मिली जुली सरकार भी नहीं बन सकती. ठीक है ना. तो ये हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक इन दी मैनेजमेंट. अब अगर डेडलॉक है मैनेजमेंट में और शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि ईजीएम बुलाएं, लेकिन वो शेयर होल्डर्स 1/10 शेयर होल्डिंग भी नहीं होल्ड कर रहे, कम है उनके पास शेयर. जैसे इस एबीसी लिमिटेड में 100 शेयर होल्डर्स है. ठीक है जी,
इन 100 शेयर होल्डर्स के पास, सबके पास कितने कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स ईच। अब सिर्फ 9 शेयर होल्डर ही तैयार हो पा रहे हैं मीटिंग बुलाने के लिए, बाकी मेंबर्स नहीं तैयार हो रहे। अब क्या करें? अभी ईजीएम खत्म हो जाएगा ना बच्चे, उसके बाद जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आएगा, क्योंकि ईजीएम का तो बचा हुआ पोर्शन करा दो तो कुछ कुछ ही समझ में आएगा ईजीएम का। ठीक है, हाँ जी, क्या करें अब? हाँ, कोर्ट में जाएंगे। और कुछ? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, और कुछ? अब देखो हमारे पास दोनों रास्ते बंद हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो ईजीएम खुद बुला नहीं रहे, मेंबर्स बुला नहीं सकते हैं क्योंकि 1/10 की मेजोरिटी में वो नहीं है। तो अब तीसरा रास्ता जो है वो है कि भैया आप सरकार के पास जाओ और सरकार से बोलो कि हमारी मैनेजमेंट में डेडलॉक हो गया, हम 1/10 की स्ट्रेंथ जुटा नहीं पा रहे, लेकिन मीटिंग बुलानी बहुत जरूरी है, आप मीटिंग बुला दो। तो अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? आपके लिए मीटिंग बुला देगी, बशर्ते कि उसे आपका रीजन क्या लगना चाहिए, जस्टिफाइड लगना चाहिए, उसे आपका रीजन सही लगना चाहिए कि क्यों आप मीटिंग बुलाना चाहते हो। एंड दिस इज कॉल्ड सेक्शन 98। सेक्शन 98 की हेडिंग डालो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बाय एनसीएलटी। एनसीएलटी की क्या फुल फॉर्म है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रस्ट। ये वो कोर्ट है जो कंपनी के केसेस देखता। कंपनी से रिलेटेड कोई भी केस होगा तो किसके पास जाएगा? एनसीएलटी के पास जाएगा। तो जब भी कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जाए जहां पर हम कहें कि इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल ईजीएम, तो हम किसको अप्रोच करेंगे? एनसीएलटी को अप्रोच करेंगे। और अगर सपोज करो कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, बहुत एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो एक सोशल वेलफेयर बहुत चलता है ना भाई, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ कहते हैं, सुन लो, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर एनसीएलटी को खुद भी पता चल गया कि भैया इस कंपनी में डेडलॉक हो गया है, इस कंपनी की मीटिंग करानी बड़ी जरूरी है वरना ये कंपनी जो है डूब जाएगी, तो एनसीएलटी अपने ओन मोशन अपनी खुद की तरफ से भी क्या कर सकती है? मीटिंग कराने का आदेश दे सकती है। हाँ, सुओ मोटो, ओन मोशन बोलते हैं उसे, या उसे सुओ मोटो बोलते हैं। यानी कि अपनी मर्जी से एनसीएलटी अपनी मर्जी से भी कह सकती है कि भाई आप क्या करो, आप मीटिंग बुलाओ। तो पहला तो हो गया एनसीएलटी ओन मोशन, दूसरा हो गया और कौन मीटिंग के लिए एप्लीकेशन दे सकता है? एप्लीकेशन बाय एनी डायरेक्टर और बाय एनी मेंबर। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? पहले तो हम कहते हैं रीजन क्या है, कोर्ट के पास ऐसे तो जाएंगे नहीं, कोई बड़ा मुद्दा होगा तभी जाएंगे, ठीक है ना। तो इम्प्रैक्टिकेबल होना चाहिए बाकी मोड से मीटिंग बुलानी, यानी कि सारे रास्ते बंद हो गए तब पहुंचेंगे कोर्ट। और कोर्ट के पास पहुंचने का क्या तरीका है? कौन एप्लीकेशन देगा कोर्ट को? या तो कोई डायरेक्टर या फिर कोई मेंबर या फिर कोर्ट खुद, ठीक है। तो यानी कि पहला तरीका हो गया ईजीएम कौन बुलाए? डायरेक्टर बुलाए। लास्ट क्लास में जारी, तो सबसे पहले ईजीएम कौन बुला सकता है? डायरेक्टर। दूसरा ईजीएम कौन बुला सकता है? शेयर होल्डर्स खुद। और तीसरा हम कैसे मीटिंग बुलवा सकते हैं? बाय गिविंग एप्लीकेशन इन दी कोर्ट, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं आपके पास ईजीएम बुलाने के। यहाँ तक पहले पूछो, सबको समझ में आता है? क्योंकि ईजीएम अब यहाँ पर खत्म होता है। हाँ जी, मैक्सिमम हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। क्लियर है सबको ईजीएम? ठीक है जी, चलो अब हम कुछ बेसिक सेक्शंस पे आते हैं। अब जैसे चाहे आप एजीएम बुलाओ चाहे आप ईजीएम बुलाओ, जब भी मेंबर्स को न्योता दोगे, बुलाओगे, तो एक कार्ड तो भेजोगे। अब शादी में जिसको बुलाना होता है उसको कार्ड तो भेजते हो, वरना लोग बुरा मान जाते हैं। जिसको नहीं बुलाना उसको भारतीय डाक से पोस्ट कर दो कार्ड, पक्की बात है शादी के बाद ही मिलेगा, ठीक है। तुम बच भी गए, देखो हमने तो कार्ड पोस्ट किया था। तो यहाँ पर भी हम कहते हैं भैया ये करना बड़ा जरूरी है।
अगर तुम जनरल मीटिंग बुला रहे हो, जनरल मीटिंग में दोनों आ गई आपकी, एजीएम भी, एनुअल जनरल मीटिंग जो सालाना मीटिंग है वो भी, और दूसरी कौन सी, ईजीएम जो अभी हमने पढ़ी। कैसी भी मीटिंग बुलाओ, इन दोनों ही मीटिंग्स में आता कौन है, मेंबर, यानी कि तुम्हारी कंपनी के शेयर होल्डर। शेयर होल्डर तो बेचारे साल में एक बार तो मिलते हैं, वो तो पैसा लगा के घर बैठे हैं, है ना, स्कैटर्ड है वो, किसी ने 5,000 लगाए, किसी ने 10,000 लगाए, किसी ने 20,000 लगाए। तो अब कंपनी में सालाना मीटिंग हो रही है, ये उन्हें पता चलेगा तब तो पहुंचेंगे मीटिंग में, या नहीं, है ना। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसी भी मीटिंग को बुलाने की क्या है, नोटिस। तो आज हमें किसके बारे में पढ़ना है, नोटिस के बारे में, ठीक है जी। सेक्शन है इसका 100 के बाद क्या नंबर आता है, 101, ठीक है जी। तो 100 पढ़ा ईजीएम और 100 के बाद कौन सा, 101 यानी कि 10। तो आज हमें क्या पढ़ना है, नोटिस के बारे में पढ़ना है। अच्छा चलो आज नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज 101। अब यहाँ से जो आज नए स्टूडेंट्स हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है, होप उनको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, मेरी मीटिंग है कंपनी की, आज क्या है, मंडे। पहले इसको समझते हैं फिर लिखेंगे। अब मेरी कंपनी की मीटिंग है अगले मंडे, और मैं तुम्हें संडे को चिट्ठी भेज रही हूँ, चलेगा? या संडे को तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम कहोगे मैडम एक दिन पहले बता रहे हो, अब कल तो मेरा तो ये है, वो काम है, ये स्केड्यूल है, वो स्केड्यूल है, तुम्हारे पास 50 काम होंगे तुम्हारे, आप आओगे मंडे को? ऐसा मैं कब करूंगी, जब मेरा मन नहीं है तुम्हें बुलाने, है ना। जिसको बुलाने का मन ना हो उसको एंड टाइम पे न्योता दे दो, है ना, तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा और वो आएगा भी नहीं। ईगो वैसी बहुत बड़ी है हम लोगों की, मेरे को तो देखो एंड टाइम पे बुलाया, है ना। अब यहाँ पर भी हम कहते हैं कि क्योंकि ये कंपनी की मीटिंग है तो एक टाइम स्पेसिफाइड है कि आपको कितने दिन पहले न्योता देना है, आपको कितने दिन पहले इन्विटेशन देना है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं आप अपनी मीटिंग का जो भी डेट डिसाइड करो, कम से कम 21 दिन पहले नोटिस भेज दो सबको। ये सामने वाले को, शेयर होल्डर को भी तो टाइम दो, अपना प्लान करेगा, टाइम निकालेगा, उस हिसाब से छुट्टी लेगा, कोई वेला थोड़ा बैठा हुआ है तुम्हारी मीटिंग के लिए। और 21 डेज भी नहीं, 21 क्लियर डेज। क्या बोलता है कंपनी लॉ, 21 क्लियर डेज नोटिस आपको अपने शेयर होल्डर्स को देना है। अब इसका मतलब समझो, व्हाट डू यू मीन बाय 21 क्लियर डेज नोटिस। पहला पॉइंट क्या आता है, मीटिंग नोटिस shall be given 21 clear days before the meeting, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है कि इसका मतलब क्या, 21 दिन पहले नोटिस देना, ये तो समझ में आता है, बट ये क्लियर डेज का क्या चक्कर है। देखो क्लियर डेज का मतलब है जिस दिन तुमने चिट्ठी उसमें डाली पोस्ट बॉक्स में, इंस्टेंट तो मिल नहीं जाती सामने वाले को, टाइम लगता है, नहीं लगता है। तुमने कुरियर भी किया तो कुरियर को भी 1 दिन 2 दिन का टाइम लगता है, नहीं लगता है। तो हम कहते हैं 21 दिन तो तुम्हें शेयर होल्डर को देने हैं, तो वो टाइम जो तुम्हारे ट्रांसमिशन में लगेगा, यानी कि तुमने आज कुरियर किया, 2 दिन बाद तुम्हारे शेयर होल्डर को मिलेगा, वो 21 दिन में नहीं हम ऐड कर सकते। तो हम ये कहते हैं कि आप 21 दिन में 48 घंटे और क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे ही 21 दिन में 48 घंटे जुड़े, ये क्या बन गया, 21 क्लियर डेज, यानी कि 21 दिन पूरे के पूरे मिल गए किसको, आपके शेयर होल्डर। अब ये सपोज करो तुम्हें गोवा जाना, ठीक है जी। अब तुमने बुक कराई ट्रेन, देखो गोवा का नाम सुन के कुछ लोगों के तो चेहरे पे एकदम से बड़ी सी स्माइल आ गई। हाँ, क्वालिफिकेशन पूरी कर लो, फिर हर 6 महीने में जाना, जेब में इतना पैसा होगा, है ना। चल, अब तुम्हें जाना है गोवा, कहाँ से, दिल्ली से। अब तुमने कहा नहीं इस बार तो मैं थोड़ा लो बजट ट्रिप बनाऊंगा, तो तुमने क्या बुक कराई, ट्रेन की टिकट। अब ट्रेन में जो है तुम्हें 1.5 दिन लगता है दिल्ली से गोवा जाने में, तो 1.5 दिन लगेगा तुम्हें पहुंचने में, और तुम्हारा मन है कि मुझे 5 दिन तो कम से कम गोवा में फुल मिले, है ना। तो तुम कितने दिन की छुट्टी लोगे,
कम से कम 6.5 से 7 दिन की, क्योंकि 5 दिन तो तुम्हें क्या करना है, गोवा में बिताने हैं। 1.5 दिन तुम्हारे कहाँ पे, तुम्हारी ट्रैवलिंग के, है ना। तो अगर हम डेट्स को काउंट करेंगे तो यानी कि तुम्हें 2 दिन पहले क्या लेना पड़ेगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो इसी ढंग से बिल्कुल हमारे नोटिस के भी हमें क्या करने, डेज कैलकुलेट करने। तुम देखो मैं तुम्हें डेट्स दे रही हूँ, तुम मुझे बताना कि तुम्हारी मीटिंग किस दिन हो सकती है। देखो नोटिस जो है मैंने भेजे, नोटिस सेंट ऑन 1 जुलाई, ठीक है। अब मैं इसको डीम्ड टू बी डिलीवर्ड किस दिन मानूं, 48 घंटे कैलकुलेट करने हैं। 1 तारीख को अगर मैंने चिट्ठी पोस्ट की है और इसमें मैं 2 दिन ऐड करूं तो डीम्ड टू बी डिलीवर्ड किस दिन माना जाएगा, डीम्ड टू बी डिलीवर्ड 3 जुलाई। 2 दिन ले लिए मैंने। अब 21 दिन किस दिन से गिनना शुरू करूं, 3 तारीख से या 4 तारीख से, 4 तारीख। ये तो छोड़, अच्छा एक चीज याद रखना, जो भी आपकी फर्स्ट डेट होती है एंटायर कंपनी लॉ या हिंदुस्तान के किसी भी लॉ में, जिस दिन कोई चीज पोस्ट की जाती है वो दिन हटा देते हैं। तो आपके 48 घंटे कब बने, 2 तारीख और 3 तारीख। ये मैं नहीं कहती, ये जनरल क्लॉजेस एक्ट में लिखा है, अभी पढ़ोगे तुम कि जिस दिन आप कोई भी चीज पोस्ट करते हो वो कभी भी काउंटिंग में नहीं गिना जाता। तो मैं अपने 48 घंटे जो है वो किस दिन से गिनना शुरू करूंगी, 2 तारीख, क्योंकि हो सकता है 1 जुलाई को मैंने रात को 8 बजे पोस्ट किया, है ना। तो 2 तारीख और 3 तारीख मेरे 48 घंटे पूरे। अब 4 तारीख से 21 दिन गिनो। हाँ जी, स्टार्ट काउंटिंग 21 डेज फ्रॉम 4 जुलाई। हाँ जी, किस दिन खत्म होंगे ये 21 दिन, 24 तारीख। अरे 21 तो गिनो ना, 4 5 6 7 8 ऐसे करके गिनो। तो 24 तारीख को जो है तुम्हारे 21 दिन क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो 21 डेज कंप्लीट ऑन विच डेट, 24 जुलाई। तो यानी कि मैं अपनी मीटिंग कौन सी तारीख को रख सकती हूँ, 25 को। 25 26 27 28 29 30 कभी भी रखूं, लेकिन 25 से पहले मैं अपनी मीटिंग नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे ये डेज का क्राइटेरिया तो क्या करना है, पूरा करना है। तो मीटिंग कैन नॉट बी बिफोर 25 जुलाई। हाँ जी, ये बात समझ में आती है। पहले मुझे ये बताओ 21 दिन क्लियर डेज का क्या मतलब है, ये बात सबको समझ में आती है। 21 दिन प्लस 48 घंटे। जब 48 घंटे काउंट करूंगी तो पहले वाला दिन जो है वो क्या कर दूंगी, वो छोड़ दूंगी, ठीक है। तो 48 घंटे के बाद से 21 दिन काउंट करूंगी, उससे पहले मेरी मीटिंग नहीं हो सकती है। ये 1 नंबर में 1.5 नंबर में इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार आया तुम्हारे पेपर में। अपना स्कैनर खोल के देखना कि नोटिस बताओ सर्व टाइम से हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपके ये 21 क्लियर डेज बच्चे नहीं बनते हैं तो आपकी मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। मेरे साथ प्रैक्टिकली हो चुका है। इट वाज जस्ट बिफोर माय मैरिज। एक होता है ना कि सारा काम कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि उसके बाद मैं 1 महीने की छुट्टी पे थी। अब क्या था कि भाई कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ ऑन पेपर्स चलती हैं, ठीक है। मतलब उनका सारा काम आपको वैसे ही करना पड़ेगा, फाइल्स में लगाना पड़ेगा सारी चीज़ें। मैंने फटाफट डेट सारी कंपनीज की, क्योंकि उसमें 6 कंपनीज थी जिनका मैं काम देख रही थी, तो उनके फटाफट मैंने सारे डेट्स बनाए, नोटिस बनाए, मैंने फाइलिंग की, सब कुछ किया। मुझे क्या था कि मैं इस दिन से छुट्टी पे हूँ, तो उसके बाद कोई मुझे परेशान ना करे। चलो जी, सब कुछ लगा दिया। और कहते हैं ना कुछ डैश किस्म के लोग होते हैं जिनसे आपकी खुशी कभी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ऐसे मेरे ऑफिस में भी एक था मिस्टर शाहरुख, नाम अपना वो शाहरुख बताता था, असल में मुझे नहीं पता उसका नाम क्या था। तो शादी में भी मैंने अपने पूरे ऑफिस को इनवाइट किया, भाई सब आना, ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। मैंने भी इनवाइट किया, मेरी शादी वाले दिन आए सारे फ्रेंड्स मेरे। तो वो जो मिस्टर शाहरुख थे कहता, मैडम आपको पता है आपने क्या कांड किया? तो ऑन माई वेडिंग डे अब मेरी फ्रेंड ने उसको जोर से कोनी मारी, बोले यार दैट इज नॉट द डे, जो होगा बाद में देखेंगे व्हेन शी विल रिटर्न बैक टू ऑफिस, अभी तो उसकी शादी आज तुम क्यों बोल रहे हो? अरे नहीं मैडम आपको नहीं पता आपने क्या कांड कर दिया। मैंने कहा भाई क्या कांड कर दिया मैंने?
कहता है मैडम आपको पता है आपने उस कंपनी की जो फाइलिंग की है ना उसमें डेट्स गलत डाल दी है और मिस्टर ऊर्जा जो है ना आप पे चिल्ला रहे हैं। मतलब सोचो, मतलब जानबूझ के, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप बाद में शॉर्टर नोटिस का एक लग जाता है। मैंने कहा मैं बाद में शॉर्टर नोटिस का लगा दूंगी। कहते हैं नहीं नहीं उसमें ना कुछ लोचा है, वो ना शायद हो नहीं सकता। अब देखो मैं तो ऑफिस से बाहर बैठी हूँ, अब हो सकता है नहीं हो सकता वो तो सब मैं बाद में जाके देखूंगी ना, बट उसने मेरी पूरी शादी स्पॉइल कर दी। तो दिमाग में कीड़ा तो डाल दिया ना कि कुछ पंगा तो वहां पे हो गया। ऑल्दो जब मैं गई वापस मैंने रिज्यूम किया तो मैंने सबसे साइन करा लिया मेंबर से, शॉर्टर नोटिस का वो लगा के मैंने फाइल भी कर दिया। पेनल्टी लगी थोड़ी थी वो भर दी। मैंने कहा मेरी सैलरी से काट लेना ये पेनल्टी। लेकिन मैंने कहा ना कुछ डाश किस्म के लोग होते हैं कि जिनसे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, तो उनमें से एक था। तो इंसिडेंट्स में कभी भूलती नहीं हूँ कि ये डेट कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस डेट ने जस्ट मैंने क्योंकि 21 क्लियर डेज काउंट करने में गलती कर दी। मुझे पता है कि 48 घंटे करने, लेकिन होता है ना कई बार आप बहुत सारा काम इकट्ठा कर रहे हो तो काउंटिंग में गलती होगी। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट जब तुम फील्ड में जाओगे दे मैटर अ लॉट। ठीक है, तो याद रखना 21 क्लियर डेज नोटिस चाहिए। ठीक है जी, खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नोटिस दिया कैसे जाए? पोस्ट करूं और ईमेल कर दूं और व्हाट्सएप, इंस्टा पे ना भेज दो, व्हाट्सएप स्टोरी पे। हाँ इस दिन हमारी मीटिंग है जी कंपनी की, इंस्टा पे स्टोरी पे डाला हुआ है। तुम सही, आज की जनरेशन यही होता है। अब देखो यहाँ पे लॉ क्या कहता है, कहते देखो हर तरीके की शेयर होल्डर्स होते हैं, कुछ एड़े भी होते हैं। जो एड़े लोग होते हैं ना वो बहुत नुक्ताचीनी भी करते हैं। अब ऐसी मेरी कंपनी के, सपोज करो कौन सी कंपनी थी मेरी, ABC लिमिटेड। ठीक है, अब इसमें एक मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई थोड़े ऐसे एड़े से हैं, उन्हें लगता है कंपनी ना हमें अपनी मीटिंग में बुलाना नहीं चाहती। तो इन्होंने क्या रिक्वेस्ट डाली कंपनी में कि आप जब भी नोटिस पोस्ट करोगे, यानी कि जब भी मीटिंग के लिए न्योता दोगे तो रजिस्टर्ड एडी से दोगे। रजिस्टर्ड एडी यू नो क्या होता है? हाँ जी, सुना है कभी किसी ने? हाँ जी, रजिस्टर्ड एडी। रजिस्टर्ड एडी का क्या मतलब होता है? जैसे जब मैं यहाँ से पोस्ट करूंगी या मैं तुम्हें कुरियर करूंगी, तो जिस समय तुम्हें वो रिसीव होगा ना, मेरे पास क्या आएगी? एक्नॉलेजमेंट आएगी कि हाँ तुम्हें ये पैकेट मिल गया। मैंने जैसे तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भेजा, ठीक है, अब जिस समय वो गिफ्ट तुम्हें रिसीव होगा ना, मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आएगी कि ये गिफ्ट हमने डिलीवर कर दिया। उसे क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड एडी। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने कहा कि हमें तो जब भी न्योता भेजा जाए तो किससे भेजा जाए? रजिस्टर्ड एडी से भेजा जाए। अब रजिस्टर्ड एडी महंगी होती है, नॉर्मल पोस्ट सस्ती होती है, तो कंपनी क्या बोलेगी? भाई तुम क्या निराले हो, तुम्हें क्यों रजिस्टर्ड एडी से भेजें? बाकी शेयर होल्डर पागल है, हमको 5 रुपए की स्टैंप लगा के वैसे भेजेंगे, तुम्हें 25 रुपए की रजिस्टर्ड एडी भेजे क्यों भाई? तो एक्स और वाई ने बोला अरे हमसे ले लो ना। तो रजिस्टर्ड एडी के जो भी एक्सपेंसेस थे वो इन दोनों ने कहा सबमिट कर दिए? ABC लिमिटेड में। अब जब न्योता जाएगा तो अब मुझे बताओ एक्स और वाई को न्योता कैसे जाएगा? क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी और साइमल्टेनियसली उसके एक्सपेंसेस भी उन्होंने क्या किए थे? कंपनी में भरे थे। ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो जिसने एज सच कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट दी है और अगर उसके एक्सपेंसेस भी उसने कंपनी में भरे हैं तो फिर उसको वैसे ही न्योता जाएगा। और बाकियों को कैसे जाएगा? या तो नॉर्मल पोस्ट, कुरियर कर सकते हो, ठीक है जी। और आज की डेट में सबसे अच्छा क्या है? कोई भी नोटिस भेजना हो, कुछ भी करना हो, इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, ये जो 48 घंटे वाला जो सिस्टम मैंने तुम्हें समझाया है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी अप्लाई होगा? मेल तो यहाँ से भेजी अभी तुम्हारे पास, इंस्टा पे स्टोरी डाली तो अभी तुम्हारे पास है ना, है या नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए नहीं है वो 48 घंटे। वो 48 घंटे का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए है? अगर आप कुरियर भेज रहे हो, अगर आप पोस्ट भेज रहे हो, अदरवाइज वो 48 आवर्स का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो। ये बात समझ में आती है सबको? क्लियर है?
अच्छा अच्छा, मैम 21 डेज का एप्लीकेबल होगा। हाँ 21 डेज तो एप्लीकेबल है। मेल भी दोगे तो 21 दिन पहले दोगे। क्लियर डेज वाला जो है ना 48 घंटे वाला कॉन्सेप्ट, वो नहीं अप्लाई होगा। 21 दिन पहले तो मेल भी देनी है। 21 दिन का टाइम तो अपने शेयर होल्डर को देना है प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे तुम्हारे एग्जाम्स की डेट शीट पहले आती है, नहीं आती, क्यों आती है पहले? तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड, है ना, तैयारी अपने उस हिसाब से शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें मैंने कहा नॉर्मल पोस्ट। अब जैसे सपोज करो मैं, हर्षदीप नाम है ना, मुझे हर्षदीप को मीटिंग में नहीं बुलाना। नहीं ऐसे ही कह रही हूँ, बुरा मत मानना, ठीक है। मुझे हर्षदीप को मीटिंग में नहीं बुलाना। मैंने कहा ये आता है मुझसे हर बार 3 डब्बे लेके जाता है हल्दीराम, एक मांग के एक्स्ट्रा, एक अपने वाला और तीसरा नीचे से। मैंने कहा हर्षदीप को नहीं बुलाऊंगी। अब मैंने क्या किया, लेकिन मुझे क्योंकि इज अ शेयर होल्डर तो मुझे क्या करना है, न्योता तो देना है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी चिट्ठी पे इसका एड्रेस जो है ना वो पूरा ही नहीं लिखा, या एड्रेस लिखा उस पर स्टैंप नहीं लगाई, कुछ भी लोचा कर दूं तो क्या ये माना जाए कि मैंने हर्षदीप को न्योता दिया? अगर मैंने जो भी इसने एड्रेस दिया है वो उस पर नहीं लिखा या मैंने उस पर स्टैंप नहीं लगाया तो क्या मैं उसे ड्यूली पोस्टेड मानूं? हम उसे ड्यूली पोस्टेड नहीं मानेंगे। कोई भी चिट्ठी लॉ के हिसाब से ड्यूली पोस्टेड तभी मानी जाती है जब आप उस पर क्या लिखते हो, कंप्लीट एड्रेस, और प्लस उसे क्या करते हो, स्टैंपिंग, ठीक है जी। अदरवाइज नहीं माना जाएगा कि आपने चिट्ठी पोस्ट कर दी, ठीक है जी। आगे चलें। अच्छा, अब ये तो हुआ अगर तुमने 21 दिन प्लस 48 घंटे मिला के नोटिस दे दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने भी ब्लंडर किया मेरी तरह, 48 घंटे जोड़ना भूल गए या गलत डेट कैलकुलेट करके नोटिस पे छाप दी और फाइलिंग कर दी तुमने आरओसी में, अब क्या करें? अभी बताया मैंने तुम्हें, मैंने क्या किया था, वो तो जो है करूंगी क्या, शॉर्टर 21 दिन से पहले कम शॉर्ट नोटिस पे अगर मुझे बुलाना है तुम लोगों को तो क्या मैं बुला सकती हूँ मीटिंग के लिए? बुला सकती हूँ। अगर तुम लोग राजी तो क्या प्रॉब्लम है? भाई मेरे पास 21 दिन नहीं है, मुझे मीटिंग जल्दी बुलानी है। मैंने तुमसे पूछा, तुम सबसे, भैया 15 दिन का नोटिस दे दूं चलेगा? 15 दिन पहले बता दो। तुमने कहा मैडम 5 दिन पहले भी बता दो, हम तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। डब्बा लेने के लिए हम कभी भी कहीं पर भी आ जाते, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब जब तुम राजी हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो अगर शेयर होल्डर्स कंसेंट दे दें अपनी राइटिंग में, फॉर्म 22A लगता है उसका, अगर राइटिंग में कंसेंट दे दें तो आप मीटिंग 21 दिन से कम नोटिस पे भी क्या कर सकते हो, बुला सकते हो। तो देखो कितने लोग तैयार होने चाहिए। शॉर्टर नोटिस, दो तरीके की मीटिंग है हमारी, कौन कौन सी? एजीएम और दूसरी कौन सी? ईजीएम, ठीक है जी। अब एजीएम में अगर मेरे 95% ऑफ मेंबर मान जाए कि ठीक है जी शॉर्टर नोटिस दे दो, देखो 4-5% तो एड़े होंगे ही ना, हम नहीं मानते जी, चाहे सबसे ज्यादा वेले होंगे लेकिन फिर भी जरूर अड़ंगा आएंगे जी, नहीं जी हमें तो 21 दिन का नोटिस चाहिए, है ना। वेले लोग ज्यादा बवाल करते हैं। तो अगर मेरे 100 में से 95 लोग, 95% मेंबर्स जो है वो तैयार है कि आप 14 दिन का नोटिस दे दो, 12 दिन का नोटिस दे दो, 15 दिन का दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आ जाएंगे, तो आप अपनी मीटिंग कम नोटिस पे भी बुला सकते हो। इसी ढंग से ईजीएम में देखो दो तरीके की कंपनी ले रही हूँ। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल है उसकी हम ये कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, अब इसका मतलब समझाती हूँ। प्लस 95% शेयर होगी। देखो इसका मतलब क्या है। अब देखो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर, जैसे सपोज करो मेरी कंपनी में टोटल मेंबर्स हैं 100, इसका मतलब समझा रही हूँ अभी तुम, ठीक है। कितने मेंबर्स हैं? 100। मेजॉरिटी कितने से बनती है? नंबर ऑफ हेड कितने हैं अब हमें? 51, यानी कि 51 मेंबर्स, और इन 51 मेंबर्स के पास कितनी % होल्डिंग होनी चाहिए? 90%। तब मैं शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुला सकती हूँ। तो शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुलाना ऐसा नहीं है कि सीएस ने बस जो है अपने आप जी फॉर्म भरा और लगा दिया, नहीं। शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग तभी बुलाई जा सकती है जब आपके कम से कम इतने मेंबर्स क्या हो, तैयार।
बात समझ में आ रही है? तो कम से कम 51 मेंबर, यानी कि नंबर ऑफ हेड, मेजॉरिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ पर्सन। और इन मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के पास कम से कम कितनी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए? 95% शेयर। तब तुम क्या कर सकते हो? तब तुम शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुला सकते हो। अगर इतने मेंबर तैयार नहीं हुए तो फिर तो तुम गए 12 बुलाओगे, फिर कुछ नहीं हो सकता अगर तुमने गड़बड़ कर दी। ठीक है जी, चलो। ये तो कौन सी कंपनी है जिसमें क्या है? शेयर कैपिटल है। अब तुम्हारी कंपनी हो गारंटी वाली, जिसमें शेयर कैपिटल है ही नहीं, कंपनी विद नो शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी है। यहाँ पर हमें कहते हैं इतने लोग जिनके पास कम से कम क्या हो? 95% ऑफ वोटिंग, वो तैयार हो गए। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? ये नोट करो फटाफट। एजीएम में 95% ऑफ मेंबर्स, आयुषी जी क्या एडमिन डिपार्टमेंट क्या बोल रहे हो आप? अनुज कहाँ से आते हैं मैम ऐसे तेजस्वी लोग? बेटा अभी आप जॉब पे जाओ, बड़े तेजस्वी लोग मिलेंगे तुम्हें। चलो नोटेड, आगे चले। अच्छा नोटिस अभी खत्म नहीं हुआ, चलो। अब ये तो समझ में आ गया कि शॉर्टर नोटिस हम कैसे देंगे। अब नेक्स्ट मुद्दा आता है कि नोटिस में लिखेंगे क्या? मीटिंग कब करनी है, मीटिंग कब करनी है, और शादी का कार्ड आता है तो क्या लिखा होता है? शादी किस दिन है, और तारों की छांव में डोली 4 बजे, भोज डिनर 8 बजे जो कभी होता ही नहीं है, बारात 7 बजे जो 11 बजे से पहले ऑल दो कभी आती नहीं है, रिश्तेदारों के नाम RSVP, हाँ बच्चों के वो RSVP, वही कह रहा हूँ, लंबी चौड़ी लिस्ट है ना, ये सारा लिखा होता है ना शादी कार्ड में। और अच्छा सुन लो, तो शादी का नाम आते ही ना ऐसे प्रफुल्लित हो जाते हो तुम सारे। ठीक है चलो, पड़ोस के लोग होते हैं ना 100 रुपए का शगन और आएगी पूरी फैमिली 15 लोग, है ना। चलो सुन लो, यानी कि नोटिस में भी यही लिखोगे कि मीटिंग कहाँ है, कब है, और वेन्यू लिखा होता है नहीं लिखा होता, तो सबसे पहले ये देखते हो जाना कहाँ है, पास में है या दूर में है ना, कौन सा होटल है, 5 स्टार में, अब तो मैं जरूर जाऊंगा। हाँ अरे पड़ोस के पार्क में तंबू लगा के कर रहे मैं नहीं जाता। हाँ तो सबसे पहले तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया? वेन्यू, फिर होगी तुम्हारी डेट, है ना, फिर तुम्हारा कितने बजे क्या क्या है, बकायदा जो उसमें शेड्यूल होता है उसके साथ तो चलता कुछ नहीं है मगर फिर भी दिया होता है, और बाद में सौजन्य से RSVP। ठीक है ना, तो यही हमें किस में देना है? नोटिस में भी देना है। तो नोटिस में भी देखो, अगर मैं कंटेंट्स की बात करूं, कंटेंट्स ऑफ नोटिस, सबसे पहले तो क्या दोगे? डेट, टाइम, प्लेस यानी कि तुम्हारा वेन्यू, टाइम को R भी लिख सकते हो, एंड स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने अभी कहा ना कि कितने बजे डिनर है, कितने बजे डोली है, कितने बजे जयमाल है, सारा दिया होता है। इसी ढंग से हम भी स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस देंगे कि भैया हमें इस मीटिंग में करना क्या क्या है। रेजोल्यूशन तो बताओगे ना कि भाई एक रेजोल्यूशन में हमें डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है, एक रेजोल्यूशन में हमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है, या एक में इसको हटाना है, जो भी करना है। पूरी स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस की मीटिंग में क्या क्या मुद्दे होंगे, वो मुद्दे तुम्हें किस में लिख के भेजने हैं? तुम्हें नोटिस में लिखकर भेजने हैं। तो ये चारों चीजें जाएंगी किसमें? कंटेंट्स ऑफ नोटिस। याशी जी बड़ी अच्छी स्माइल आ रही है आपको, मुझे भी बता दो क्या जोक आ रहा है दिमाग में? हाँ बोलो बोलो। हाँ हमें बता दो, हम भी हंस लेंगे, थोड़ा सा खून बढ़ जाएगा। वैसे हेमोग्लोबिन कम रहता है। हाँ? अकेले में बताओगे मुझे? अरे बाप रे। चलो अब आता है कि नेक्स्ट ये नोटिस देना किस किस को है। कार्ड किस किस को देते हो शादी का? रिश्तेदारों को, और पड़ोसियों को, और दोस्तों को। पड़ोसन अपनी शादी कभी दोगे पड़ोसन को? अच्छा जी, नहीं नहीं, कुछ यहाँ से कुछ एक्सपर्ट कमेंट आए मेरे पास पड़ोसन के नाम से।
किसी ने कुछ बोला? पड़ोसन के नाम से भी एकदम से स्माइल आ जाती है सबके। सबकी पड़ोसनी अच्छी है? है ही नहीं, तो तुम अकेले दंगल में रहते हो। अरे अच्छी नहीं है मतलब। नो कमेंट। चलो अब यहाँ पर आता है कि किस किस को हमें देना है ये नोटिस। हम कहते हैं हमारी कंपनी में सबसे प्रिय हमें कौन है? सबसे पहले शेयर होल्डर, है ना, हमारे घर वाले, है ना। सबसे पहले कार्ड जो है अपने बिल्कुल घर के करीबी लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पे भी सबसे करीबी कौन? मेंबर। तो सबसे पहले तो मेंबर्स को दोगे, मेंबर्स के बाद और डायरेक्टर्स को, और किसको दोगे? ऑडिटर को। एम्प्लॉइज नहीं आते, मेंबर्स की है जनरल मीटिंग। एम्प्लॉइज तो वहाँ पे जो है होस्ट बनकर आएंगे, उनको न्योता नहीं दिया जाता। वो न्योता देंगे तुम्हें, जिसके घर में शादी है वो कार्ड देगा, वो कार्ड रखेगा नहीं अपने पास, ठीक है। एमडी तो डायरेक्टर्स में आ गया ना। तो जितने भी आपके लोग, अगर सपोज करो किसी मेंबर की डेथ हो गई है तो फिर किसको जाएगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा। तो देखो ये 1 नंबर पे बहुत बार आया है क्वेश्चन, एंटाइटलमेंट। अच्छा पड़ोसन से बाहर आ जाओ भाई, लिख लो, बातें मत करो। एंटाइटलमेंट ऑफ नोटिस सबसे पहले किसको जाएगा? एवरी मेंबर, हर मेंबर को। और अगर इस मेंबर की डेथ हो जाती है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर, डेथ हो या इंसॉल्वेंसी हो जाए, दोनों इकट्ठे ही लिख लो, नहीं तो फिर अलग पॉइंट में लिखना पड़ेगा। यही लिख लो, डेथ और इंसॉल्वेंसी। टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू शेयर, जो भी नॉमिनी होगा, ठीक है। थर्ड किसको जाएगा? ऑडिटर। ऑडिटर को तो बुलाएंगे भैया, सारे अकाउंट्स पेश होने हैं। अकाउंट्स में कहीं कुछ पूछना है मेंबर को तो किससे पूछेगा? ऑडिटर से तो पूछेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर ऑडिटर वहां ना हो तो क्या पंगा हो सकता है बताओ। मैंने कहा ऑडिटर्स को भी नोटिस जाएगा और डायरेक्टर्स को भी नोटिस जाएगा। हम डायरेक्टर्स को, ऑडिटर्स को, सबको बुला रहे हैं। डायरेक्टर को समझ में आता है, ऑडिटर को क्यों बुला रहे हैं? अकाउंट दिलाने के लिए। अगर ऑडिटर को वहां ना बुलाएं और अकाउंट्स में सपोज करो कुछ लगता है कि गड़बड़ है, डायरेक्टर तो सबसे पहले किसके ऊपर डाल देंगे? ऑडिटर के ऊपर। जो नहीं होता ना, सबसे पहला ब्लेम उसी पे डलता है, क्योंकि वो है नहीं जवाब देने के लिए। हम कहते हैं ऑडिटर को भी बुला लो ना। जो भी आपस में बहस होगी वहां पे डायरेक्टर्स भी होंगे और वहां पे ऑडिटर्स भी होंगे और वहां पे कौन होगा? मेंबर्स भी होंगे। बात वहीं की वहीं क्या हो जाएगी? तो इसलिए ऑडिटर्स का एनुअल जनरल मीटिंग में आना बहुत ज्यादा क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। ईजीएम में ना भी आए चलेंगे ऑडिटर, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर्स का आना क्या होता है? कंपल्सरी होता है। मतलब जब मैं अपना टाइम अगर याद करूँ, जब मैं ये मीटिंग कंडक्ट करवाती थी तो ऑडिटर्स के लिए बकायदा कहते हैं ना स्पेशल अरेंजमेंट होता था कि ऑडिटर्स आएंगे, वो यहाँ बैठेंगे, ये करेंगे। एक्सटर्नल ऑडिटर्स की बात कर रही हूँ, इंटरनल ऑडिटर तो बेचारे सर झुका के घूम रहे होते थे, जबकि सैलरी उनकी ज़्यादा होती थी, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर्स अगर नहीं आएंगे तो आपकी मीटिंग पूरी नहीं मानी जाएगी। तो एक्सटर्नल ऑडिटर्स का आना मीटिंग में क्या होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऑडिटर आएंगे, डायरेक्टर्स आएंगे और आपके क्या आएंगे? सारे मेंबर्स आएंगे। अच्छा, अब एक चीज और इसमें आती है, एक्सीडेंटल ओमिशन। ये नोटिस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ना इसमें एक एक चीज तोड़ तोड़ के करा रही हूँ। अब सपोज करो तुम सारे शेयर होल्डर तो मेरी कंपनी के, मुझे क्या बुलानी है? जनरल मीटिंग बुलानी है। मैंने तुम्हारे सबके नाम की चिट्ठियां बनाई, लव लेटर्स बनाए, एनवेलप में डाले और किसको दे दिए? कुरियर को दे दिए, ठीक है ना। कंपनी से जब चिट्ठी आती है ना तो वो प्रेम पत्र से कम नहीं होती, क्योंकि जनरली हमेशा तुम्हारे बेनिफिट के लिए आती है। या तो डिविडेंड आता है वहाँ से, या तो बोनस शेयर्स आते हैं कभी, ठीक है ना। तो हम अपने टाइम में उसको ये बोलते थे, हाँ शेयर होल्डर्स को भेज दिए लव लेटर्स, हाँ जी भेज दिए, फिर तो जाएंगे सब पढ़ के, फ्री में कुछ मिल रहा है, ठीक है। चलो, तो एक्सीडेंटल ओमिशन में अब जैसे मैंने कहा कि मैंने तुम सबको क्या भेजे? मैंने तुम सबको चिट्ठियां बनाई और तुम सबको कुरियर करने के लिए रिसेप्शन पे दे दी कि भाई अब कुरियर वाला आएगा, ले जाना। अब कुरियर वाला आया, कुरियर वाला गिन रहे 1 2 3 4 करते 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 एक चिट्ठी जो है उसके हाथ से गिरी और डेस्क के नीचे चली गई।
और उस चिट्ठी पे नाम लिखा था, क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। सोनू का नाम लिखा था। अब वो तो डेस्क के नीचे गई, कुरियर वाला ले गया, सारी चिट्ठियां पोस्ट हो गई। सोनू वॉज वेटिंग, मेरा लव लेटर कब आएगा? आया ही, वो तो कहाँ है? डेस्क के नीचे। अब मीटिंग से एक दिन पहले भी इसके पास न्योता नहीं पहुंचा। वैसे तो 21 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए था, फिर भी शी वेटेड। सब्र का फल मीठा होता है सोच के, बट नहीं आया। अभी सीधा मीटिंग वाले दिन आ गई दन दना के। मीटिंग खत्म हो गई क्योंकि इसके पास नोटिस नहीं था, इसके पास टाइमिंग नहीं थी। मीटिंग में तो सबको हम टाटा बाय बाय कर रहे हैं। दैट टाइम शी अराइव्ड। गुस्से में एकदम लाल पीली, ये क्या कर दिया, मुझे तो बुलाया ही नहीं। मैं तो इस कंपनी की मीटिंग को इनवैलिड कराऊंगी जी, आपने जानबूझ के ना मुझे नोटिस ही नहीं भेजा। हमने कहा मैडम ऐसे कैसे हो गया, आपका नोटिस नहीं किया? बिल्कुल, हमने ऑफिस छानना शुरू किया तो जब डेस्क थोड़ा सा हिलाया तो दिखा कि इनका लव लेटर तो वहाँ पड़ा। हमने कहा देखो हमने भेजा तो था, मतलब नोट तो किया था सब, लेकिन अब क्या करें। बट ये मानने को तैयार नहीं, ये तो मैडम आपने जानबूझ के किया, आपकी नियत ही नहीं थी मुझे बुलाने की। अब इसने कहा ठीक है मैं मीटिंग जो है इनवैलिड कराऊंगी। क्या मेरी मीटिंग इनवैलिड होगी? वैसे तो हम कहते हैं अगर एक भी मेंबर को नोटिस आप नहीं देते हो तो मीटिंग इनवैलिड हो जाती है। क्या यहाँ पर सोनू को जो इनविटेशन नहीं मिला, क्या मेरी मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी? हाँ जी बताओ। अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना, ऐसे देखते हो सारे के सारे। हाँ बोलो। नहीं होगी पक्का? बीच में हो भी सकती है, नहीं भी हो भी सकती है और नहीं भी। ऐसे नहीं चलता है, ये वाला आंसर नहीं होता, या तो ऐसे या फिर ऐसे। हाँ कभी हाँ कभी ना, वो नहीं चलेगा जी। हाँ बोलो। इनको मैं तो मना रही हूँ, मानी नहीं रही। मैं तो कह रही हूँ दूसरा लव लेटर दे दूंगी। अब 3 डब्बे एक्स्ट्रा। मानी नहीं रही है मैडम, डब्बे नहीं चाहिए, आपने इंसल्ट कर दी मेरी। हाँ जी बोलो। अब यहाँ पे लॉ आपको एक प्रिविलेज देता है, वो कहता है अगर कंपनी ने ये साबित कर दिया कि ओमिशन वाज एक्सीडेंट, गलती से रह गया, ऑल्दो ये मुझे साबित करना पड़ेगा बीइंग अ कंपनी, ठीक है, तो मेरे कहने से नहीं चलेगा, आई हैव टू प्रूव दिस इन दी कोर्ट। अगर ये कोर्ट में जाती है मुझे लेकर, तो अगर मैंने ये साबित कर दिया कि गलती से रह गया, मैंने तो चिट्ठी बनाई थी, मैंने तो एड्रेस पोस्ट भी लिखा था, या पोस्ट में मतलब नहीं हो पाया, गलती से रह गया, तो फिर मेरी मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। बट ओमिशन वाज एक्सीडेंटल, दिस इज दी फैक्ट टू बी प्रूव्ड इन दी कोर्ट। ये मुझे कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, ठीक है जी, बात समझ में आती है? दिस काइंड ऑफ ओमिशन does not invalidate मीटिंग, ठीक है जी, ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब इसमें एक चीज और आती है, पहले ना उस चीज को समझने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक एक चीज समझो, और इसमें ना बहुत बच्चे गलती करते हैं, जरा ध्यान से समझना, ये तुम्हारे पूरे कंपनी लॉ में तुम्हें काम आने वाला है। देखो, हम जब भी जनरल मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में हम 2 तरीके के काम करते हैं, 2 तरीके के बिजनेस जो है उसमें ट्रांजैक्ट होते हैं, ठीक है? बोलो। इनवैलिडेट द मीटिंग। देखो, हम 2 तरीके की बिजनेस करते हैं, मैं अभी लिखने का टाइम दे दूंगी, पहले ना ये ऊपर वाला लिख लिया ना सबने? हाँ लिख लो, लिख लो। आयुषी ने कहा कि सोनू को बता दो कि मीटिंग में क्या हुआ, नहीं मान रही है, क्या करूं, बताने से नहीं मान रही। हो गया नोट, चले आगे। चलो, अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा मीटिंग में 2 तरीके के बिजनेस होते हैं, ठीक है? कोई भी मीटिंग हो, चाहे तुम्हारी एजीएम हो, चाहे तुम्हारी ईजीएम हो, लेकिन जब भी हम जनरल मीटिंग की बात करेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड। वो 2 तरीके के बिजनेस कौन से होते हैं? वन इज ऑर्डिनरी बिजनेस एंड अनदर इज स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके के ही होते हैं, 5वें तरीके का कोई भी बिजनेस होगा वो किस कैटेगरी में जाएगा? स्पेशल बिजनेस में। और ये 4 तरीके के जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, अड्डा,
कैसे याद करोगे इसको? अड्डा। अड्डा से। ऑडिटर, डायरेक्टर, डिविडेंड एंड अकाउंट। हाँ जी, तो ऑर्डिनरी बिजनेस आपकी क्या है? अड्डा। ये 4 ही है सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा तुम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करो, प्रॉपर्टी बेचनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है कंपनी को कोई शेयर इशू करने हैं, कंपनी को कुछ भी काम करना है, वो सारे का सारा किस में जाएगा? स्पेशल बिजनेस, यानी कि अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। ठीक है जी, बिजनेस समझ में आए? 2 तरीके के बिजनेस ट्रांजैक्ट होंगे, एक ऑर्डिनरी बिजनेस और एक स्पेशल बिजनेस। अच्छा, अब आगे आते हैं। अब हम कहते हैं यहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस में बच्चे हमेशा ही, और आपको ये भी पता है कि 2 तरीके के रेजोल्यूशन पास होते हैं। कौन से होते हैं 2 तरीके के रेजोल्यूशन? एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन। जब 51% मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो तो वो कैसा है? ऑर्डिनरी। जब 75% मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो तो वो क्या है? स्पेशल। मेजॉरिटी का क्या मतलब है? कंसेंट। 100 में से 51 लोगों ने मंजूरी दी तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, 100 में से 75 लोगों ने मंजूरी दी तो स्पेशल रेजोल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है कि स्पेशल रेजोल्यूशन में ज्यादा लोगों की मंजूरी हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिजनेस में तो हमेशा कैसा रेजोल्यूशन पास होगा? 51% वाला ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी के साथ तो ऑर्डिनरी चलेगा, हमें समझ में आता है। ठीक है, लेकिन अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, जब बात आती है स्पेशल बिजनेस की तो वो क्या माइंड में रख लेते हैं कि स्पेशल बिजनेस के साथ स्पेशल रेजोल्यूशन है। ऐसा नहीं। स्पेशल बिजनेस में आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास हो सकता है। कंपनी लॉ में हर जगह लिखा हुआ है ये काम करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, ये काम करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। वो काम तो सारे कौन से हैं? स्पेशल बिजनेस वाले हैं। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी हो सकता है यहाँ पर, और क्या हो सकता है? स्पेशल रेजोल्यूशन भी हो सकता है। तो ये याद रखना, स्पेशल बिजनेस में ऐसा नहीं है कि हमेशा एसआर ही लगेगा, कोई भी लग सकता है। ठीक है जी, तो ये गलती हम नहीं करेंगे कि ऑर्डिनरी में ऑर्डिनरी और स्पेशल में स्पेशल नहीं। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। स्पेशल में ऑर्डिनरी भी लग सकता है और स्पेशल में स्पेशल भी लग सकता है, जैसा कंपनी लॉ में लिखा है। हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। ठीक है जी, या जैसे हमारे आर्टिकल में लिखा है वैसे। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं तुम्हें नोटिस से रिलेटेड पढ़ा रही हूँ, अब यहाँ से समझना। अब देखो, जब हम स्पेशल रेजोल्यूशन जब हम स्पेशल बिजनेस करते हैं ना, चाहे हम कैसा भी रेजोल्यूशन पास करें, ऑर्डिनरी करें, स्पेशल करें, हमें लोगों को कारण तो बताना है कि जैसे भाई मैंने कहा मुझे अपनी नोएडा वाली फैक्ट्री बेचनी है। कैसा बिजनेस है? स्पेशल बिजनेस। ठीक है ना, क्योंकि वो अड्डा में नहीं आ रही ना, फैक्ट्री बेचना तो अड्डा में नहीं है। ठीक है, अड्डा नहीं बेच रहे, फैक्ट्री बेच रहे हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री जो बेच रहे हैं वो स्पेशल बिजनेस में आता है। मेरे आर्टिकल में लिखा है कि भाई अगर आपको कोई एसेट बेचनी है तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लो। तो मुझे कैसा रेजोल्यूशन पास करना है? ऑर्डिनरी। लिखा हुआ है, मुझे तो दिमाग लगाना नहीं, या तो कंपनी लॉ चेक कर लूँ या अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक कर लूँ, जैसे लिखा हुआ है वैसे कर लूँ। ठीक है जी, लेकिन मैं अपनी नोएडा वाली फैक्ट्री क्यों बेच रही हूँ? तुम मुझे कैसे मंजूरी दोगे जब तक तुम जानोगे नहीं? बिना कारण जाने क्या तुम मुझे अपनी कंसेंट दे दोगे? आजकल के बच्चे इतने शरीफ का है, मम्मी पापा ने कहा बेटा इस लड़की से शादी कर ले, और मिलवाएंगे भी शादी के बाद ही। तुम तो घर से भाग जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हारे इफ एंड बट्स होंगे, सारी क्वेरीज होंगी, वो सॉल्व होंगी, तब तो तुम कहीं जाके हाँ करोगे। और आजकल के तो मम्मी पापा भी बड़े अच्छे, पहले पूछ लेंगे बेटा कोई है तो नहीं। तो मुझे भी अपने शेयर होल्डर से क्या करना है? मंजूरी लेनी है भाई। तो उन्हें मनाना पड़ेगा, उन्हें पटाना पड़ेगा, उनको हर चीज बतानी पड़ेगी कि वाई आई एम सेलिंग माई फैक्ट्री एट व्हाट प्राइस। तो पूरा एक ऐसे लिखूंगी, कितने में बेच रही हूँ, किसको बेच रही हूँ, क्यों बेच रही हूँ, जो पैसा आएगा वो कहाँ लगाऊंगी, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है, इसमें कंपनी का क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या फायदा, ये सब लिखना पड़ेगा। अब जैसे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए तो लड़की पसंद की ना, मम्मी ने सबसे पहले ही बताया अरबपति की बेटी है बेटा। तुमने कहा मम्मी और कुछ जानना ही। जैसे ही मैंने अपने शेयर होल्डर को बताया अगर ये फैक्ट्री बिकेगी तो डिविडेंड 15% से मिलेगा, शेयर होल्डर कहेगा मुझे कुछ जानना ही, हमेशा 10% मिलता था, इसमें 15% मिलेगा। ठीक है, तो मतलब जो भी मुझे शेयर होल्डर को समझाना है, बताना है, वो मैं किस में बताऊंगी? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। इस एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट।
और ये हर स्पेशल बिजनेस के साथ जाएगी, चाहे आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो चाहे आप स्पेशल रेजोल्यूशन। जनरली बच्चे यहाँ पे भी क्या गलती करते हैं कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो जी स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ जाती है, नहीं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के साथ भी जा सकती है। ये बिजनेस से रिलेटेड है, रेजोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हाँ जी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है वो किसके साथ जाएगी? कैसे? बिजनेस के साथ, स्पेशल बिजनेस के साथ। और ये किसके साथ जाती है? नोटिस के साथ जाती है। नोटिस पढ़ रहे हैं ना, अलॉन्ग विद नोटिस के पीछे स्टेपल कर देते हैं इसको। और हर बिजनेस की, हर स्पेशल बिजनेस की अलग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अगर तुम 4 स्पेशल बिजनेस कर रहे हो मीटिंग में तो कितनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएंगी? 4 जाएंगी। कारण तो हर चीज के बताने पड़ेंगे, ठीक है जी। चलो जी, ये बात सबको समझ में आती है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज सेक्शन 102। अब कौन सा सेक्शन देखते हैं? सेक्शन 102। चलो, आज का लास्ट सेक्शन है तुम्हारा 102। किसका है एक सेक्शन 102? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। चलो देखो, अब ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि होता क्या है, किसके साथ जाएगी। जब भी हम स्पेशल बिजनेस करेंगे उसके साथ जाएगी। लिखेंगे क्या? अपनी पूरी कहानी लिखेंगे। मैंने अभी ये भी बताया कि पेरेंट्स ये भी बताएंगे कि तुम्हारा क्या फायदा और उनका क्या फायदा है ना। तुम्हें तो बता दिया तुम्हारा फायदा, मेरे को कितनी अच्छी स्माइल आएगी, हाँ। तो अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर या आपकी कंपनी का कोई भी केएमपी समझते हैं ना, की मैनेजरियल पर्सन, और उसमें सीएस भी आता है, ठीक है, या आपका सीईओ हो गया, आपका एमडी हो गया, होल टाइम डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी हो गया, होल टाइम डायरेक्टर हो गया। अगर वो उस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है तो उसे बताना पड़ेगा कि मेरा भी इंटरेस्ट है, ठीक है जी। अब तुम्हारे लिए कोई जो रिश्ता लेकर आया, अगर उसका उसमें भी इंटरेस्ट से कमीशन मिल रहा है तो बताएगा भैया तुम्हारी शादी होती है तो मुझे इतना कमीशन मिलेगा। वो मैरिज ब्यूरो वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दोनों तरफ से कमीशन लेते हैं, है ना। तो बताते हैं कि हम क्या लेंगे, हम कमीशन लेंगे। अपना इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं वो डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में भी हम ये कहते हैं कि अगर आपका कोई भी डायरेक्टर, अगर आपका कोई भी केएमपी इंटरेस्टेड है, और इंटरेस्टेड का मतलब समझाती हूँ अभी क्या होता है, इंटरेस्टेड इन दी ट्रांजैक्शन, तो उसे क्या करना है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ही डिस्क्लोजर देना है। पूरी कहानी लिखने के बाद नीचे लिखा जाता है दैट डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, बड़ा बड़ा नीचे हाईलाइट किया जाता है। कभी तो मैं ड्राफ्टिंग बताऊंगी, तो जब आपने पूरी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बना दी तो उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के बड़ा बड़ा हाईलाइट किया जाता है, कैप्स में लिखा जाता है दैट डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, या केएमपी में कौन सा ऑफिशियल इंटरेस्टेड है वो भी उसमें लिखा जाता है। उसके बाद सीएस उसको साइन करता है, ठीक है। अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्टेड, पहले इसका मतलब समझो, पहले नोट कर लो। चलो, किसका क्या होगा आरुषि जी? देखो, अब एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड है। देखो, अब इसकी एक ट्रांजैक्शन हो रही है XYZ लिमिटेड के साथ, ठीक है। अब एबीसी लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं ए, बी और सी, 3 डायरेक्टर्स हैं सपोज करो, ठीक है। अब जब एबीसी लिमिटेड XYZ लिमिटेड के साथ डील कर रही है तो सी जो है, मिस्टर सी जो है, उनकी इसमें 10% की शेयर होल्डिंग है। किसमें? XYZ लिमिटेड में। 10% जो शेयर होल्डिंग है मिस्टर सी की, वो किसमें है? XYZ लिमिटेड में है। अब मिस्टर सी को क्या ये बात बतानी पड़ेगी कि मेरी कंपनी जिस कंपनी के साथ डील कर रही है उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी उसमें क्या है, 10% की शेयर होल्डिंग। बताएं नहीं बताएं? बिल्कुल बताओ। या भैया उनके बेटे की कंपनी है, बताना पड़ेगा दैट माय सन इज होल्डिंग 80% ऑफ द शेयर्स इन दिस कंपनी। क्यों? क्योंकि आपको इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को तो फुल डिस्क्लोजर देना है। तो लॉ कहता है, कंपनी लॉ कहता है, अगर आपका कोई भी डायरेक्टर 2% से ज्यादा होल्ड करता है, मैंने तो यहाँ फिर 10% ले लिया, कंपनी लॉ क्या कहता है, 2% की बात करता है।
अगर आपका डायरेक्टर आपका केएमपी 2% से ज्यादा किसी भी कंपनी में होल्ड करता है और आपकी कंपनी उस कंपनी के साथ डील कर रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर करना। मिस्टर ए की होल्डिंग है 3% की, हाँ जी, इंटरेस्टेड है या नहीं है? वो इंटरेस्टेड है। मिस्टर बी की है 4% की, इंटरेस्टेड है या नहीं है? बिल्कुल। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ पे एक लाइन लिखो, मैं तुम्हें लिखवाती हूँ, लिखो। If extent of shareholding, if extent of shareholding interest, if extent of shareholding interest in that other company, in that other company of every promoter, comma director, कॉमा मैनेजर, ये सारे क्या है तुम्हारे? केएमपी हो गए ना। कॉमा मैनेजर, इफ एनी, एंड ऑफ एवरी अदर केएमपी, एंड ऑफ एवरी अदर केएमपी ऑफ द फर्स्ट मेंशन्ड कंपनी, ऑफ द फर्स्ट मेंशन्ड कंपनी, कॉमा, if the extent of such shareholding, कॉमा के बाद लिखना, if the extent of such shareholding is not less than 2%, is not less than 2% of paid up share capital, 2% of paid up share capital of that company, comma, be set out in the explanatory statement, be set out in the explanatory statement। ठीक है, यानी कि बताना है आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर। नहीं बताया तो मिस्टर सीने का नहीं बताता, मैं मेरी मर्जी, बाद में पता चलेगा तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगी। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो पेनल्टी कितने की, अगर ये डिस्क्लोजर नहीं करते हैं तो 50,000 और 5 times ऑफ बेनिफिट, विच एवर इज हायर। पेनल्टी देखो जरा क्या जबरदस्त है। एक तो जो कुछ है वो सब कंपनी को वापस करना पड़ेगा, जो भी बेनिफिट उठाया इस डायरेक्टर ने केएमपी ने बिना डिस्क्लोजर के। पहले तो वो सारा पैसा किसको रिटर्न करे? कंपनी को रिटर्न करे। तो सबसे पहली तो पेनल्टी क्या आ गई? रिटर्न एवरीथिंग टू कंपनी। और सारा पैसा वापस करने के बाद दूसरी चीज क्या लग जाएगी उस पे? पेनल्टी। पेनल्टी कितने की है? 50,000 की, या फिर जो भी बेनिफिट तुमने उठाया उसके 5 गुना। अगर एक डायरेक्टर ने 50,000 का बेनिफिट लिया है तो पेनल्टी में कितना लगेगा उसको? 2.5 लाख। एक तो ये 50,000 वापस करे कंपनी को, ठीक है, फिर ऊपर से पेनल्टी भरे। पेनल्टी कितनी भरे? 2.5 लाख, और 50,000 वापस करे। अब बताओ डायरेक्टर क्या करना चाहेगा, डिस्क्लोजर या नॉन डिस्क्लोजर? जब तक पेनल्टी मोटी नहीं होगी तब तक डायरेक्टर हमारे सुधरेंगे नहीं। हाँ जी, बात समझ में आ गई। यहाँ पर सेक्शन 102 भी हमारा क्या हो जाता है? खत्म। यहाँ तक पहले मुझे बताओ, किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? आज हमने मेनली 3 सेक्शंस पढ़े। पहला सेक्शन कौन सा पढ़ा? ईजीएम के साथ। ईजीएम 100 का लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके पीछे। पहला सेक्शन कौन सा पढ़ा? हाँ जी, हमने सेक्शन कौन से पढ़े आज हमने? सबसे पहले 101 से पहले कौन सा? 98, जिसमें हम ट्राइब्यूनल के पास जाके ईजीएम कराते हैं। उसके बाद कौन सा पढ़ा? 101 में क्या पढ़ा हमने? नोटिस पढ़ा। ठीक है, नोटिस में क्या पढ़ा? 21 क्लियर डेज। क्लियर डेज का क्या मतलब है? 48 घंटे उसमें क्या करने हैं? ऐड करने हैं। ठीक है जी। कंटेंट्स ऑफ नोटिस पढ़ा,
फिर उसके बाद किस किस को मिलेगा वो पढ़ा, एक्सीडेंटल ओमिशन पढ़ा, और फिर हमने क्या पढ़ा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 102। तो 98 पढ़ा, 101 पढ़ा और 102 पढ़ा। 3 सेक्शन हमने आज। चलो रिमेनिंग वी विल डू इन दी। हाँ जी, ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है? क्लियर टू एवरीवन? चलो ठीक।